morning students. In last session we have learned the chapter types of software. Types of software के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, थोड़ा सा रिकैप किया था चैप्टर 1 का और फिर हमने चैप्टर 2 का रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन किया था. तो उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे वो एक बार देख लेते हैं. हमारा पहला टॉपिक था व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, कि हमें एक सीक्वेंस बना रहता है प्रोग्राम का जो कि कंप्यूटर में सीक्वेंशियली चलता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. इसी मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामर होते हैं कुछ होते हैं प्रोग्राम क्या होता है? जो सीक्वेंस में सॉफ्टवेयर बनता है, कोडिंग होती है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं. और जो इसको बनाता है वो कौन होता है? प्रोग्रामर. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. कितने तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे मैंने? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, दो तरह के होते हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कई पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स. पहला, इसको हम ऐसे थ्रू चार्ट्स पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा यूटिलिटीज. थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर्स. और फोर्थ इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ठीक है. कितने टाइप्स के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? ओएस, यूटिलिटी. ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ा दिया था और यूटिलिटी में आधा पढ़ाया था. यूटिलिटी के 2 पार्ट्स होते हैं. पहला डीफ्रेगमेंटेशन, and second is backup file. ठीक. डीफ्रेगमेंटेशन सबको पढ़ा दिया था. ठीक है. अब हम आपको पढ़ाएंगे आज बैकअप फाइल्स. तो लेट्स ओपन योर बुक एंड रीड द चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन. सेशन में हमने यूटिलिटी का डीफ्रेगमेंटेशन तक पढ़ा था. ठीक है, ए पार्ट. आज हम बी पार्ट पढ़ेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम बैकअप फाइल्स. इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप. Keep copies of your files on another drive in case something happens to the originals. Follow the given step to set up your backup. बैकअप फाइल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. क्यों? क्योंकि जब आपका मान लीजिए ओरिजिनल फाइल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो मिस हो जाती है, डिलीट हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, आपको मिलती नहीं है, तो क्या होता है कि आप बैकअप फाइल से उसको रिकवर कर सकते हैं. अब हम कैसे बैकअप क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे. सेलेक्ट द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट सेटिंग. स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम सेटिंग्स पे जाएंगे. द फॉलोइंग विंडो विल ओपन. सेलेक्ट अपडेट एंड सिक्योरिटी. अब देखिए ये जो विंडो दिख रही है आपको राइट साइड में, इस तरह के विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें से हमें अपडेट एंड सिक्योरिटी को सेलेक्ट करना है. द फॉलोइंग विंडो विल ओपन. क्लिक ऑन बैकअप. अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड में आपकी विंडो दिख रही है छोटी सी, जहाँ पे स्टेप 3 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बैकअप लिखा है, इसको हमें चूज़ करना है. फिर क्या होगा? द फॉलोइंग सेटिंग विंडो विल ओपन. क्लिक ऑन ऐड अ ड्राइव एंड देन चूज़ एन एक्सटर्नल ड्राइव और नेटवर्क लोकेशन फॉर योर बैकअप्स. वंस डन सिंपली क्लोज द विंडो. अब क्या करना है? यहाँ पर आकर के आपको अपनी ड्राइव चूज़ करनी है जहाँ पे आप आपको अपनी बैकअप फाइल्स को रखना चाहते हैं. ठीक है. चूज़ करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देना है. यूटिलिटी प्रोग्राम स्कैन सिस्टम. फिर थर्ड है यूटिलिटी प्रोग्राम स्कैन सिस्टम. स्कैन सिस्टम में क्या है? अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स.
कंप्यूटर में बहुत ढेर सारी हज़ारों फाइल्स होती हैं, है ना। टू बी सर्टेन दैट द कंप्यूटर इज़ वायरस फ्री, you need to regularly run the antivirus and keep your system free from virus attack. You can scan a computer system for viruses as follows. अब जब ढेर सारी फाइल्स होती हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो सेफ़ रहें, तो जो हमारे वायरस वगैरह उत्पन्न होते रहते हैं कंप्यूटर में, उनको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समय समय पे हमें एंटीवायरस डलवा करके उसको क्लीन करते रहना चाहिए, एंटीवायरस स्कैनिंग डाल देनी चाहिए। ठीक, डबल क्लिक और राइट क्लिक ऑन द एंटीवायरस सिस्टम ट्रे आइकन, नेविगेट टू स्कैन एंड गो। इसके लिए स्कैनिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी एंटीवायरस आपका पड़ा हुआ है उस पर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके उसको ओपन कर देना है और स्कैन पे नेविगेट करना है। राइट क्लिक ऑन अ फाइल और डायरेक्टरी एंड सेलेक्ट स्कैन, और फिर राइट क्लिक करके अपनी फाइल्स और डायरेक्टरी को स्कैन कर देना है। थर्ड इज़ डिवाइस ड्राइवर्स। अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज अ सिस्टम to interface with hardware device. A typical computing system, laptop, computer and cell phone deals with a variety of devices. Example of device driver are printer driver, Bluetooth driver, pipe driver, etc. अब ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में रन कराने के लिए, कंप्यूटर में रन कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे इंटरैक्ट करके उनको वर्क कराने में मदद करता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर एक अलग से हार्डवेयर है, जब हम उसको अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर से तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि जो डिवाइस आपने मुझ में ऐड की है उसका काम क्या है। ठीक है ना, तो उसको जब हम इंस्टॉल कर देते हैं उसके ड्राइवर को, तो वो क्या करता है कि फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करके समझ जाता है कि इसका क्या काम है। इसका काम है प्रिंट आउट देना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको ही कोई चीज़ दे दी जाए, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि मतलब टॉप्स कहाँ पहन, ईयरिंग्स कहाँ पहनी जाती है। ठीक है, अब आपको हाथ में दे दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होती है, लेकिन आपको बताना पड़ता है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर को समझाने के लिए उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स कंप्यूटर प्रोग्राम written in a source language into a target language. The source language is typically a programming language that is convenient for humans to use and understand, learn and use, while the target language is typically relatively low level and instruction set of a computer to understand and perform as specified. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है, कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती थी और हाई लेवल लैंग्वेजेस में बताया था ना कि कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही सिर्फ समझता है और कोई लैंग्वेज नहीं समझता, तो उसके लिए आपको कंपाइलर वगैरह या लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें कंपाइलर और क्या कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि कंप्यूटर और आपके बीच में यानी यूज़र के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सके और दोनों अपना वर्क प्रॉपरली बिना किसी रुकावट के और बिना किसी गलती के कर सकें। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software are programs that do specific tasks for which they are designed. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बने होते हैं। जैसे वर्ड है, वर्ड क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये टाइपिंग के लिए बना है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बना है, तो ये टाइपिंग ही करेगा, डॉक्यूमेंट ही बनाएगा। इसमें अगर आप चाहिए कि पेंटिंग कर लें तो पेंटिंग नहीं होगी। हाँ, ये है कि आपको उसके कलर्स वगैरह यूज़ करने मिलेंगे, लेकिन जैसे आप बिल्कुल ड्राइंग बनाना चाहें तो आप ड्राइंग नहीं बना सकते इसके ऊपर। आपको वो पेंट में बना करके या किसी और जगह पे वो सॉफ्टवेयर पे बना करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं।
For example, a text editor for reading and or writing a file, a music player for listening to music stored on the computer, और a browser for surfing the internet. जैसे एग्जाम्पल, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, रीडिंग राइटिंग के लिए बना होता है, म्यूज़िक प्लेयर म्यूज़िक सुनने के लिए बना होता है, और ब्राउजिंग के लिए ब्राउज़र जो है वो सर्फिंग के लिए बना होता है. These programs are not pre-installed on a computer and are often developed by the third party who constantly keep it updated and periodically new feature. These softwares form a natural extension of the operating system of a computer. There are two types of application software: general purpose application software and function specific application software. ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये प्री इंस्टॉल नहीं होते हैं, ये आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करने पड़ते हैं. जिसको वर्ड की ज़रूरत है वो वर्ड इंस्टॉल करेगा, जिसको पेंट की ज़रूरत है वो पेंट इंस्टॉल करेगा. अगर आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो आप म्यूज़िक का भी इंस्टॉल कर सकते हैं. तो जिसको जैसी ज़रूरत होती है, यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इसको इंस्टॉल कर सकता है. यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं. कौन सा? जनरल पर्पस और फंक्शन स्पेसिफिक पर्पस. पहला देखते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन समटाइम्स नोन एज ऑफ द शेल्फ, अ क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर दैट you use at home and school and retailers use in their retail shop, etc. This is also known as productivity package because they greatly increase the productivity. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल पर्पस जो जनरल पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं, इसको हम ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं. ये ज़्यादातर क्लास में और क्या कहते हैं, घर में, स्कूल में, रिटेल्स में, शॉप्स में यहाँ पर यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं. Their end users example include word processing software, spreadsheet software, desktop publishing software, graphics software, etc. जैसे कि आप खुद ही देखते हैं कि आप लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल यूज़ करते हैं, ठीक है ना. तो ये इस तरह के फंक्शन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं आगे. Function specific application software are highly specialized software that are designed to handle specific tasks. ये जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. Their functionality is more limited in what they can do, but they usually perform much better than a general purpose program in a specific task done. ये क्या होते हैं, ये बहुत ही लिमिटेड बनते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर से कहीं ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल, टास्क टू विन इन अ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर फॉर टैक्स कैलकुलेशन एंड फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया. जैसे टैक्स टू विन एक सॉफ्टवेयर है जो कि टैक्स के कैलकुलेशन और टैक्स रिटर्न भरने के लिए यूज़ होता है. इट एड्स एंड सब्ट्रैक्ट नंबर लाइक अ स्प्रेडशीट बट कांट बी यूज द प्लेन वन मंथली बजट. इट डज ओनली वन थिंग, प्रिपेयर टैक्स रिटर्न. ये क्या करता है कि ये आपका एडिशन कैलकुलेशन सब करता है, लेकिन ये इसका मेन काम होता है टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करना. जैसे कि आप लोग जानते होंगे, फंक्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के हम और भी एग्जांपल आपको बताते हैं. आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है, दूसरी तरह की एंट्री होती है. आपके पेशेंट का नाम, पेशेंट की डिजीज़, पेशेंट का डॉक्टर कौन है, पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है. तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पर होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस उनका क्या होता है, पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, ठीक है. इसी तरह से स्कूल में जो सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं उसका क्या काम होता है, स्कूल के स्टूडेंट्स का और उनकी फ़ीस का, बुक्स का और उनकी स्टडीज़ का, उनके क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स का, ठीक है, टीसी का, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना, डेटा रखना कि कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आप ईज़िली अवेलेबल हो आपके लिए. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर like application software, customized softwares are a class for programs written to do specific tasks for a client.
but unlike application software, they are made to do a specific task only and nothing else. These softwares are developed for business with specific demand, like scanning and QR codes, processing loyalty cards, gym membership software, school and college management software. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क पे भी काम करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरल पर्पस प्लस फंक्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि स्कूल में और इन सब जगहों पे यूज़ होते हैं, तो ये क्या है, जनरल पर्पस भी है, क्योंकि स्कूल में हम जनरल पर्पस में इसको ले रहे हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है इसके यूज़ करने से, और लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एक स्पेसिफिक काम भी कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्शनल सपोर्ट सिस्टम। An optional support system is set of programs that an organization use to control and manage its network operations. इसका शॉर्ट फॉर्म है OSS, ठीक है, An Operational Support System। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को। फॉर एग्जाम्पल, large telephone companies use OSS extensively for monitoring, analyzing, and managing their telephone and broadband services efficiently. अब ये देखिए कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, ये पूरे, अगर एक सिटी में आप का टेलीफोन नेटवर्क, कोई कंपनी है अपना पूरा नेटवर्क फैलाई हुई है अपनी एक सिटी में, तो वो पूरे सिटी को कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे कौन सा उसका यूज़ हो रहा है, कहाँ पे ब्रॉडबैंड यूज़ हो रहा है, कहाँ पे टावर्स लगे हैं, कहाँ पे नेटवर्क सही आ रहा है वही नहीं आ रहा है, वो पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ऑल ऑपरेशंस आर ऑटोमेटेड विद मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन। Many business functions like ordering and tracking network component including IP address, data usage and traffic patterns, billing and reporting are all part of OSS। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे उनका ब्रॉडबैंड चल रहा है, कहाँ नेटवर्क है, कहाँ नहीं है, कहाँ पे आपका क्या कहते हैं ये IP एड्रेस कौन सा लगा है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ये था अभी तक का, ये पूरा मेरा आज का चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम आते हैं होमवर्क पे। एक्सपैंड द एब्रीवेशन। आपके जो एब्रीवेशन दिए हैं VLSI, IC, IBM, OLED, इसको आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये होमवर्क में करना है। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, ये भी आपको होमवर्क